आदाब। मुंसिफ टीवी में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मुंसिफ जौहार के साथ मैं हूं सोहम रबा। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के सीएमडी ने की मुलाकात। बोले टारगेट मिलने से राज्य को राजस्व की प्राप्ति में होगा इजाफा। झारखंड असेंबली में उठाया गया मुसलमानों का मुद्दा। वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड, उर्दू अकादमी को लेकर हुई बातचीत। आजसू पार्टी के विधायक और अध्यक्ष सुदेश महतो ने की मीडिया से बातचीत। बोले एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी आजसू पार्टी। रांची के मोराबादी मैदान में जेएमएम ने किया उपवास कार्यक्रम। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की साजिश के तहत फंसाने का लगा आरोप। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से आज झारखंड विधानसभा में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के सीएमडी डॉक्टर बी.वी. रेड्डी ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री से उन्होंने कोयला के उत्पादन और प्रेषक में 2023 और 24 के लक्ष्य की प्राप्ति मार्गदर्शन का आग्रह किया। मुख्यमंत्री को उन्होंने अवगत कराया कि उत्पादन और प्रेषण लक्ष्य प्राप्त होने से राजस्व की प्राप्ति में भी इजाफा होगा। इस दौरान सीएम ने कई मुद्दों को लेकर झारखंड विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत की। बहुत जरूरी है। झारखंड के किसानों की बात है, झारखंड की जनता के पेयजल की बात है। इतना कम समय में इतना पेयजल की व्यवस्था बहुत अच्छी, किसानों के हित के लिए। तो वहीं झारखंड असेंबली सेशन इजलास विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन सदन में झारखंड की मुस्लिम आबादी और उससे जुड़े मुद्दों को लेकर जोरदार तरीके से उन मुद्दों को उठाया गया। सदन की कार्रवाई के दौरान कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने राज्य की एक बड़ी आबादी मुसलमानों और उर्दू को लेकर सवाल उठाए और सरकार से मांग की कि उर्दू, जो कि एक बहुभाषी भाषा है, झारखंड में एक बड़ी आबादी द्वारा बोली भी जाती है, तो फिर उर्दू का विकास क्यों नहीं है। इसके विपरीत राज्य में 4,401 उर्दू शिक्षकों का पुनर्वास करने के बजाय केवल 689 का पुनर्वास किया गया और साथ ही टाइन डिक्लेरेशन के कारण बंद कर दिया गया। वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड, उर्दू अकादमी और उर्दू का मामला उठाया सदन में। साथ ही जवाब में सरकार ने कहा कि जल्द ही नई नियमावली के तहत 4,401 और मदरसा बोर्ड अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की जगह 8,000 उर्दू शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इसके अलावा अन्य संस्थानों की स्थापना का भी मार्ग प्रशस्त होगा। साथ ही झारखंड में उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग भी सदन में उठी। आलिम, फाजिल, ये तमाम पोस्ट ग्रेजुएट लोगों की मान्यता बाहर नहीं मिलती है। या तो आप मदरसा बोर्ड अलग से बनाएं या फिर इसके लिए अलग से यूनिवर्सिटी शेख बिहारी जी के नाम पर करें। सरकार ने उस पर भी कहा कि नहीं, अच्छा सुझाव है, अब इस पर विचार करेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिला था और अभी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में एक बड़े समुदाय का हितकारी यह विषय है, हम उसके लिए प्रयास करेंगे कि यहाँ उर्दू विश्वविद्यालय भी खड़ा हो। तो मुझे लगता है कि यह काम अगर हो जाएगा तो राज्य की 15% आबादी जो इससे जुड़े हुए हैं उसके कल्याण के लिए काफ़ी काम हो। और मुझे लगता है कि सरकार भी पहले से अपना मन बनाई हुई थी उस समुदाय के लिए काम करने के लिए। वह विषय यह था कि भाई एक उर्दू भाषा जो राज्य की दूती भाषा है, उसको बोलने वाले, उसको पढ़ने वाले बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या है यहाँ, लेकिन उस भाषा की उपेक्षा होती रही है। तो हमने सरकार से मांग की थी कि भाई वह भाषा तब मजबूत होगा, आगे बढ़ेगा, जब उसके शिक्षक बहाल हों। और बिहार के ज़माने से यहाँ पूर्व से पद स्वीकृत है और वह 4401 पद है, जिसमें 689 बहालियाँ हुई हैं, शेष पद में और खाली है। झारखंड असेंबली के बजट सेशन का 5वां दिन आज काफ़ी हंगामेदार रहा। ईवान के अंदर
अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के लीडरों ने एक दूसरे पर जनता के हितों को, जनता के मफाद को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। कार्रवाई के दौरान रांची से बीजेपी के मेंबर असेंबली सीपी सिंह ने मुख्तलिफ सड़कों में खोदाई कर पाइपलाइन बिछाए जाने के सबब हो रहे ट्रैफिक जाम के मसले की तरफ हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराई और मांग की कि हुकूमत इस तरफ तवज्जो देते हुए एक कमेटी बनाए और मामले की जांच कर सही दिशा में काम किया जाए ताकि आम लोगों को आने जाने में किसी तरह की कोई दुश्वारी ना हो। हुकूमत ने सीपी सिंह के ज़रिए तवज्जो दिलाओ वक्फा के दौरान लाए गए इस सवाल पर संजीदगी दिखाते हुए कमेटी ईवान की कार्रवाई के दौरान ही एक 3 रुकनी कमेटी बनाने का आश्वासन दिया, जिसमें सीपी सिंह के अलावा मज़ीद 2 अरकान असेंबली रहेंगे। इसके अलावा आजसू के डॉक्टर लंबोदर महतो ने कुर्मी और महतो जाति को ST/SC ज़मरे में शामिल न करने के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज जताया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के मेंबर असेंबली डॉक्टर इरफान अंसारी और प्रदीप यादव ने आज ईवान में रियासत की एक बड़ी आबादी मुस्लिम अल्पसंख्यक जो तरक्की के मामले में इंतहाई पिछड़े हुए हैं, उनका मामला उठाते हुए हुकूमत से मांग किया कि जब बिहार में जो सुविधाएं मुस्लिम अल्पसंख्यकों को मिल रही थी, मुस्लिम अक़लियतों को मिल रही थी, वो झारखंड में आज 20 साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी नहीं मिल पा रही है। क्यों? हुकूमत को इस ज़िम्न में ज़रूरी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि मुस्लिम अल्पसंख्यक भी तरक्की के मामले में आगे बढ़ सकें और झारखंड की तरक्की के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया जा सके जो हुकूमत ने देखा है। इस असेंबली से बाहर निकलते हुए डॉक्टर इरफान अंसारी ने नुमाइंदा मुंसिफ से खुसूसी तौर पर बातचीत करते हुए कही कि उन्होंने हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराई है कि झारखंड में मुस्लिम अल्पसंख्यक बोर्ड, मुस्लिम अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन, मदरसा बोर्ड और दीगर तमाम मुस्लिमों से मुतल्लिक मामले जो अभी तक इल्तवा में हैं उसको तरजीही बुनियाद पर चुनाव से कबल पूरा किया जाए। वहीं प्रदीप यादव ने भी उर्दू ज़ुबान को जिसे दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा भी हासिल है, इस ज़ुबान में टीचरों की बहाली ना होने पर अपनी नाराज़गी जताई और हुकूमत से मांग किया कि कबल में 4401 उर्दू टीचरों की बहाली होनी थी, लेकिन महज 679 टीचरों को ही बहाल किया गया। उसके बाद हुकूमत ने डाइन डिक्लेरेशन कर इसे बंद कर दिया। डॉक्टर प्रदीप यादव ने बताया कि हुकूमत ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि 4401 की जगह पर 8000 उर्दू टीचरों की बहाली एक नए ज़ाब्ते के तहत की जाएगी। साथ ही झारखंड में एक आला मयार का उर्दू यूनिवर्सिटी भी कायम किया जाएगा। रांची से मुंसिफ टीवी के लिए कैमरामैन मुदस्सिर आलम के साथ मैं मोहम्मद अनवर हुसैन। तो वहीं झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन सदन में विभिन्न मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जमकर हंगामा हुआ। वहीं सरकार में शामिल जेएमएम और कांग्रेस के नेता इस मुद्दे पर हंगामा करते दिखे। पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग। केंद्र की बीजेपी सरकार ने सीबीआई और ईडी के साथ गलत किया, इसके इस्तेमाल के खिलाफ आवाज उठाते हुए दिखे। और इस हंगामे के बीच में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू के विधानसभा सदस्य डॉक्टर लंबोदर महतो ने कुर्मी महतो को आदिवासी की श्रेणी में शामिल करने की मांग की और आरोप लगाया कि झारखंड सरकार झारखंड की इस बड़ी आबादी को विकास से वंचित करने की कोशिश कर रही है। एसटी वर्ग में शामिल होने से इस दौरान भाजपा विधानसभा सदस्य सीपी सिंह ने रांची में विभिन्न सड़कों की खुदाई और पाइपलाइन बिछवाने के कारण जाम की समस्या और आम लोगों के आवागमन में हो रही परेशानी की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। मांग की कि 4 लेन का गठन करें, इसकी जांच कराई जाए। इसके संबंध में सरकार की ओर से 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें सीपी सिंह के अलावा 2 और विधायक भी शामिल होंगे। आप झारखंड में मुस्लिम अक़लियतों को तरक्की के किस पायदान पर देखते हैं? देखिए, झारखंड सबसे फिसडी है, हमारा आबादी है, हमारी अधिकार नहीं है। हमारा सरकार बने, हमारी सरकार बनी है, 2 साल कोरोना चला गया, भाजपा हमें काम नहीं दे रही करने। मैं अपने मंत्रियों से कहूँगा कि कम से कम थोड़ा ताकत दिखाइए, हिम्मत दिखाइए, यही हमारा वोट बैंक मुफ्त वोट देता है हमें। आज हम बताइए, हम जामतला की एक चेंगाईडी बस्ती है, हम हाई स्कूल मांग रहे हैं, वहाँ 12,000 की आबादी है, वहाँ
स्कूल मांग रहे हैं, आदिवासी अल्पसंख्यक का बच्चा पढ़ना चाहता है, हाई स्कूल नहीं दे रही। हमने सवाल उठाया है सदन में और हमने कहा है कि आपको हर हाल में चेंगाड़ी में हाई स्कूल देना होगा। कौन पदाधिकारी, किसने काट दिया? कहा जमीन नहीं है। अरे जमीन दे दिया लोगों ने। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं। गांव के लोग जमीन दे रहे हैं और उसके बाद भी कोई सेक्रेटरी है उस चेंगाड़ी का हाई स्कूल काट दिया। मैंने आज सदन में कहा कि कौन होते हैं आप काटने वाले जमीन? हमारे बच्चा को पढ़ने से कौन रोक सकता है? आपने क्यों काटा मेरा चेंगाड़ी का हाई स्कूल? सरकार ने आश्वासन दिया है कि मैं दोबारा इसको दिखा रहा हूँ पदाधिकारियों का। तो वहीं आजसू पार्टी के अध्यक्ष और विधायक सुदेश महतो ने कहा कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी पार्टी इस बार ज्यादा सीटों की डिमांड करेगी। हम लोकसभा को लेकर हमारी तैयारी चल रही है। जैसे प्रदेश भर के सारी इकाई, पार्टी के इकाई को आने वाली लोकसभा को लेकर तैयारी किया जा रहा है। एनडीए के पक्ष में अपना मतदान करें। हाँ, जहाँ तक सीटों के आधार पर लड़ने का इसका डिस्कस होगा और बहुत जल्द शीर्ष नेताओं से इसकी बात करेंगे। मतलब एक ही सीट रहेगा या सीट बढ़ेगा? मैं कहा शीर्ष नेताओं से इसकी बात करेंगे। राज्य के अंदर जो हमारा सीट शेयर लोकसभा पर होगा उसकी चर्चा करेंगे। मैं वर्तमान जो हालात है, हालात का आकलन खाली कर सकते हैं भविष्यवाणी में। आकलन नहीं कर रहा है कि देश भर में जो स्थिति है वो स्थिति पिछले से बेहतर। तो वहीं हेमंत सोरेन के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई के विरोध में रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका के समक्ष चल रहे उपवास कार्यक्रम के 14वें दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा गढ़वा जिला के साथ में रांची जिला समिति के कार्यकर्ता शामिल हुए और जब तक माननीय श्री हेमंत सोरेन को न्याय नहीं मिलता तब तक ये अनशन जारी रहेगा, ये बातें कही गई। साथ ही भाजपा और ईडी के खिलाफ दिल्ली भी जाना पड़े तो जाकर जंतर मंतर पर बैठकर रिहाई की मांग करेंगे। केंद्र सरकार से ये बातें भी कही गई। हम लोग आए हैं और इस तरह का क्रियाकलाप पूरे झारखंड की जनता युवा सम्राट के पक्ष में कि निर्दोष आदमी को कोई जगह नहीं मिला तो बेकसूर आदमी को जेल में बंद किया है। जब तक जेल से रिहा नहीं होते हैं हेमंत सोरेन जी, तब तक उपवास भी जारी रहेगा, नया मार्च भी रहेगा। संकल्प सभा के भी माध्यम से केंद्र सरकार को चेतावनी दिया गया है कि इस तरह का काम बंद करे और आने वाला 2024 के चुनाव में, चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, पूरा झारखंड की जनता अपने माथा की आंखों से देख रहा है कि केंद्र में बैठी जो सरकार है वह क्या कर रही है। देखिए, जब इस पृथ्वी पर अनुयायियों का राज चला, दुष्ट आत्मा, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग इस पृथ्वी पर और खास करके भारत में इस तरह से केंद्रीय एजेंसी को कार्यकर्ता के रूप में नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है और जहाँ जहाँ पर भाजपा शासित राज्य नहीं है वैसे जगहों में टारगेट किया जा रहा है, चाहे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की सरकार हो या हिमाचल की सरकार। तो वहीं आज विधानसभा में पैसा कानून और इसकी नियमावली पर विशेष चर्चा में भाग लेते हुए तिर्की ने कहा कि पैसा कानून को संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत तैयार किया गया और इसे अधिसूचित क्षेत्र में लागू किया जाना है। इसके साथ ही 1996 में जब इस कानून को तैयार किया गया था तो उस समय ये व्यवस्था कर दी गई थी, यदि कोई प्रदेश 1 साल के अंदर नियमावली का निर्माण नहीं करता है तो वहां इसके सभी प्रावधान स्वतः लागू हो जाएंगे। लेकिन झारखंड में अब तक पैसा की नियमावली का तैयार नहीं होना बहुत अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। तिर्की ने आरोप लगाया कि झारखंड में जिसे पैसा नियमावली की संज्ञा दी गई है वो वास्तव में पैसा नहीं बल्कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत उस नियमावली को बनाया गया, जबकि उसे पैसा अधिनियम के तहत बनाना चाहिए था। श्रीमती तिर्की द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देते हुए मंत्री श्री आलम ने कहा कि पैसा कानून की नियमावली के प्रारूप के प्रकाशन के बाद में सरकार को आम लोगों, मंच और विभिन्न संगठनों के द्वारा 350 से अधिक आवेदन मिले, जिसमें से 200 से अधिक आवेदनों पर विचार किया जा रहा है और इसके बाद इस नियमावली को अंतिम स्वरूप में प्रकाशित किया जाएगा। कई बार इस सदन में गूंजा है पी पेसा 1996 और उसी से संबंधित मेरा सवाल अध्यक्ष महोदय, जो झारखंड पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियमावली 2022 का जो नियमावली प्रकाशित किया गया था अध्यक्ष महोदय, और इसमें जो आम जनता है या मंच है, डिफरेंट संगठन है,
उनका आपत्ति और सुझाव लेते हुए एक रिवाइज ड्राफ्ट तैयार करना था सरकार को। सरकार का जवाब आया है कि नियमावली का प्रारूप प्रकाशित है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कौन सा नियमावली का प्रारूप प्रकाशित किया गया है जिसमें आपत्ति और सुझाव ली गई थी, उसी को आप। तो वहीं विधानसभा में शून्य अंतराल के दौरान कांग्रेस के नमन विकसल कोंगारी ने एक मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया और कहा कि सिमडेगा जिले के कई ब्लॉकों में भूमि रजिस्ट्री और प्रवेश निकासी के बाद भी नए भूमि मालिक का नाम प्रकाशित नहीं किया गया है। ऑनलाइन रिपोर्ट पर पुराने जमीन मालिकों का नाम न दिखाकर पुराने मालिकों का नाम दर्शाया गया है। ये सुधार भूमि विभाग की गंभीर लापरवाही है और इसे ठीक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि असली जमीन का नाम और ऑनलाइन रिपोर्ट में असली मालिक की जगह वर्तमान मालिक को दर्शाया गया है, जिससे लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और ये विवाद दंगों का कारण भी बन रहा है। सरकार ने नमन मैक्सल कोनगेहरी द्वारा उठाए गए इन मुद्दे पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अध्यक्ष महोदय, सिमडेगा जिला समेत झारखंड में ऐसे कई मामले हैं जिससे खतियानी भूमि या रजिस्ट्री पट्टा द्वारा खरीदी गई भूमि के खरीद के पश्चात दाखिल खारिज उपरांत मालगुजारी रसीद लगातार काटने के बाद भी भूमि का ऑनलाइन रिकॉर्ड करते समय जानबूझकर या लापरवाहीवश पुराने खतियानधारी का ही नाम दर्ज कर दिया जाता है। ऐसे में लड़ाई का कारण बन गया है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे मामलों का सुधार का आवेदन आने के बाद एक निश्चित समय सीमा के अंदर आवेदन का निष्पादन यथाशीघ्र करने का निर्देश दिया जाए। तो वहीं विधानसभा में आज कार्रवाई के दौरान ध्यान आकर्षण के दौरान सिमडेगा विधायक भूषण बारा ने सरकार से मांग की है कि जिस तरह से सरकार हिंदू तीर्थयात्रियों को महत्वपूर्ण स्थानों पर ले जाने और मुस्लिम श्रद्धालुओं को हज के लिए रियायत देती है और साथ ही सुविधा भी प्रदान करती है, उसी तरह से झारखंड के ईसाइयों अल्पसंख्यकों को भी सुविधा दी जाती है। यरूशलेम जाने और वहां के महत्वपूर्ण पूजा स्थानों का दौरा करने के लिए भी रियायतें और सुविधाएं दी जानी चाहिए, ताकि ईसाई अल्पसंख्यक भी आसानी से यरूशलेम का दौरा कर सके। भूषण बारा जी। अध्यक्ष महोदय, राज्य के सनातन समुदायों के लिए 4 धाम बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिकाधीश, जगन्नाथ मंदिर एवं मुस्लिम समुदाय के मक्का मदीना हज यात्रा हेतु सरकार कई प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराती है। राज्य में ईसाई समुदाय लाखों की संख्या में प्रत्येक वर्ष देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों में धार्मिक यात्रा पर जाते हैं, परंतु इन्हें तीर्थ यात्रा के लिए कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलती है। अतः राज्य के ईसाई समुदायों को भी उनके पवित्र होली शहर यरूशलेम जाने की व्यवस्था कराने की मांग मैं सरकार से करता हूं। तो वहीं राजमहल संसदीय क्षेत्र के सांसद विजय हांसदा ने अपने संसदीय क्षेत्र के साहिबगंज का दौरा किया, जहां संजीव सामू हेब्रम व साथ ही राजू अंसारी के नेतृत्व में कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद साहिबगंज जिले के दिव्यांग बहरा मुखबिंदर पहुंचे। स्कूल में बच्चों के बीच यूनिफॉर्म बांटने के बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों को संबोधित किया और साथ ही बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और उसकी केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि सरकार ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झूठे मामले में फंसाया। उन्हें कैद करना उल्लंघन करने जैसा है, एक गरीब बेटे का अधिकार है। आगे उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को लंबे समय तक जेल में नहीं रख पाएंगे, क्योंकि अदालत के ऊपर एक बड़ी अदालत है। न्याय निश्चित रूप से होगा, झूठ और साजिश की हार होगी और सत्य की जीत होगी। दौरा एक आपका यज्ञ चल रहा है महादेवगंज में, और कुछ कार्यक्रम यहाँ मुखबदिर स्कूल में आपका था, और लगातार अभी कार्यक्रम क्षेत्र में चल ही रहा है। और कहीं ना कहीं आपका कार्यक्रम हम लोग के क्षेत्र में लगातार जिस तरह का भी फुटबॉल भी चलता है, जलसा भी चलता है, कीर्तन भी चलता है, उसके अलावा हम लोगों का जो माननीय हेमंत जी के लिए हम लोग संगठन के माध्यम से प्रत्येक पंचायत में न्याय यात्रा चला रहे हैं, वो भी चल रहा है। देखिए, कामयाबी मैं ये कह सकता हूँ कि सच्चाई कुछ दिन ये हो सकती है कि छिपाई जा सकती है, सच्चाई को कुछ दिन जो है आपका दबाया जा सकता है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं हो सकता है।
और निरंतर जिस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं उसमें हो सकता है कि कुछ समय लगेगा और हमारे नेता आज अंदर हैं तो उन्हें कुछ कष्ट होगा, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि राज्य हित, राज्य के लोगों के लिए कार्य करते हुए अगर वो कुछ समय के लिए कष्ट में है तो वो जो जनता का आशीर्वाद और प्यार उनको मिल रहा है वो उनके लिए मजबूती का काम करेगा। तो वहीं रांची में दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि 10 मार्च के बाद कोडरमा लोकसभा सीट से कैंडिडेट के नाम की घोषणा करेंगे। 2 दिनों के राज्य कमेटी की बैठक में कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में रैली में कई बातें स्पष्ट होंगी। पटना में 9 और 10 मार्च को CPI-ML के नेता बैठक करेंगे। बैठक के बाद कोडरमा सीट से कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर किया जाएगा। किसानों के आंदोलन पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि MSP बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल था, फिर क्यों किसानों की मांग पूरी नहीं हो रही है। हिमाचल, महाराष्ट्र और बिहार की राजनीति में हो रहे विधायकों की खरीद फरोख्त से भाजपा की मंशा स्पष्ट हो चुकी है। तो वहीं मुख्यमंत्री से मुलाकात कर शुभकामनाएं भी दी और आने वाले चुनाव में साथ रहकर भाजपा को हराने का संकल्प भी लिया गया। तो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए इस चुनाव में बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना होगा और इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जहाँ तक झारखंड की बात है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, माले, राष्ट्रीय जनता दल के बीच का जो गठबंधन है बातचीत सीटों को लेकर के आखिरी दौर में है। कलम में चंपा जी से भी मिला और हमने उनको बधाई दिया कि हेमंत जी की गिरफ्तारी के बाद जो लोगों के मन में आशंका थी कि कहीं भारतीय जनता पार्टी झारखंड में सरकार गिराने में कामयाब ना हो जाए, कहीं उनका गंदा खेल झारखंड में न चल जाए, तो जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चंपई जी के नेतृत्व में इसको रोक दिया है और ये जो नारा बुलंद हो गया है कि झारखंड झुकेगा नहीं, ये जो झारखंड का झंडा है इसको ऊंचा रखा गया है, तो हमने इसके लिए बधाई दी। हमने कहा कि हम लोगों का पूरा समर्थन हर अच्छे काम के लिए सरकार के साथ है और जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है, इंसाफ की जो लड़ाई है, वो लड़ाई और तेज होगी झारखंड में। बाकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कोडरमा सीट से माले की तैयारी जोरों पर है। हमने राज्य कमेटी की भी बैठक कर ली और वहाँ गिरिडीह में जिला सम्मेलन भी हमने कर लिया है। तो वहीं सिमडेगा वन विभाग को आज फिर से एक कामयाबी हाथ लगी है। वन विभाग ने तस्करी के लिए रखी शॉल लकड़ी से 27 पीस बोटा जब्त किया है। सिमडेगा में लकड़ी तस्कर किस कदर हावी हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 24 घंटे के भीतर वन विभाग ने अवैध लकड़ी तस्करी के विरुद्ध दूसरी कामयाबी पाई है। तो वहीं वन विभाग ने आज सुबह गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की है और लकड़ी के 27 पीस बोटा जब्त किया। आपको बता दें कि कल भी वन विभाग ने पंटरी पानी पाहन टोली से एक स्कूल में रखे हुए भारी मात्रा में अवैध जलावन की लकड़ी जब्त की थी। लगातार 2 दिन इस तरह की तस्करी के लिए रखी गई लकड़ियों का मिलना निश्चित रूप से बताता है कि ये काफी समय से चल रहा है और सिमडेगा के जंगलों में तस्करों की काफी हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। साल की लकड़ी पकड़ाया है अथी ठठई टांगर के अंतर्गत करीब 23-24 पीस है साल बोटा और उसको हम लोग विभागीय कार्रवाई अपना प्रारंभ कर दिए हैं, करेंगे। नाम अज्ञात अभी है, नाम पता चलने पर उस पर विभागीय कार्रवाई की। तो वहीं दुमका जिले के ज्वरमुंडी प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत पाथसारा गांव के मेगा टोला में आज बुधवार को डाले एवं अनाथालय का शुभारंभ किया गया। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान देवघर से पधारे हुए संत कालेश्वर साहब के करकमलों से यज्ञ हवन किया गया। आश्रम के संचालिका रेखा देवी ने कार्यक्रम के दौरान बताया कि यहां अनाथ बच्चों के माता पिता बनकर बच्चों को माँ बाप का प्यार देने का काम करेंगे, साथ ही वृद्धजनों को उनकी पुत्री बनकर माँ बाप के रूप में सेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम यहाँ संत कबीर साहब का आश्रम चलाते हैं, सत्संग एवं ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के दूर दराज से इलाकों में जाते भी हैं और यहाँ हमें बूढ़े बुजुर्गों का दुख दर्द देखकर उनका बेसहारा और वृद्धों को एक पुत्री बनकर सेवा करने का मन में विचार आया। ये
कार्यक्रम जो है हम वृद्धा आश्रम और अनाथ आश्रम यहाँ पे खोले हैं। हम जगह जगह पर दूर दूर तक सत्संग करने के लिए जाते हैं और दूर दूर तक लोगों की स्थिति परिस्थिति को देखे हैं, बूढ़े बुजुर्गों को, और जो बच्चे के माता पिता मर गए हैं उन बच्चों का स्थिति को जब हम देखते हैं तो हमें दर्द आया और मेरा मन में ऐसा विचार आया कि हम जो बुजुर्ग हैं जिसके पास में कोई सहारा नहीं है तो उस माता पिता का सहारा के लिए जो है कि हम उसके पुत्री बनकर उसका सेवा करें, और जो बच्चे अनाथ हैं उस अनाथ बच्चे का हम माता पिता बनकर हम उसका सेवा करें, और यही हमारा उद्देश्य है इस वृद्धाश्रम को खोलने के लिए। तो वहीं ट्रेन हादसे में मारे गए दोनों युवक की पहचान कर ली गई है। मृतक दोनों युवक जमुई जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मृतक का नाम सुखेंद्र कुमार यादव है जो कि छापरी गांव का रहने वाला है। थाना झांझा का बताया जा रहा है। मृतक की पहचान आधार कार्ड और वोटर कार्ड से की गई है। तो वहीं दूसरे मृतक का नाम ठाकुरमार माझी है जो कि 145 जनता उच्च विद्यालय के पास का रहने वाला बताया जा रहा है। या फिर व्यक्ति भी जमुई जिले का रहने वाला है। दोनों व्यक्ति यशवंतपुर भागलपुर अंग एक्सप्रेस से बेंगलुरु जा रहे थे। तो वहीं मृतक ठाकुर माझी की पहचान उसके आधार कार्ड से की गई है। मृतक का भाई ने मृतक की पहचान की है। दोनों मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बताते चले कि बुधवार शाम 6:30 पर यशवंतपुर भागलपुर एक्सप्रेस से दोनों यात्री झाझा आसनसोल एमयू पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई थी। मेरा रिलेशनशिप चचेरा भाई लगेंगे। मरने वाला का नाम, मृतक का नाम सुखेंद्र कुमार यादव, पिताजी का नाम अधिक लाल यादव, ग्राम धपरी, पोस्ट छापा, थाना झाझा, जिला जम्मू, बिहार का निवासी। कहाँ से कहाँ जा रहा था ये? यशवंतपुर यानी भागलपुर झाझा से यशवंतपुर के लिए जा रहा था। ट्रेन नंबर 12-254। यह घटना जामताड़ा से पीछे कांसी टाड़ नामक स्थान पे हुआ। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जामताड़ा की, जहां जामताड़ा के युवा पढ़ाई के साथ साथ कृषक कार्यों में जुड़कर भी नजीर पेश कर रहे हैं। एक ऐसा ही मामला फतेहपुर प्रखंड के बानरनाचा गांव का है। दरअसल बानरनाचा गांव के दो चचेरे भाइयों ने मिलकर गेंदा फूल की खेती पहली बार की और सफलता भी पाई। इस गांव के युवा किसान आलोक कुमार और अभिजीत कुमार दोनों चचेरे भाई हैं और दोनों पढ़ाई भी कर रहे हैं। दोनों ने खेती व्यवसाय के तौर पर गेंदा फूल को चुना और इसकी खेती और मुनाफा भी कमाया। दोनों पढ़ाई के साथ साथ आर्थिक मामले में निर्भर बनने की पहल कर चुके हैं, जो कि बेहद ही सराहनीय कदम है। दोनों ने बेकार पड़े लगभग 1.25 एकड़ जमीन पर गेंदा फूल की खेती की और हरा भरा इसे कर दिया। दोनों भाइयों ने साल भर पहले ही इसकी खेती शुरू करी थी और फूलों को जामताड़ा और दुमका बेचा। अभी भी इनके बंजर पड़े भूमि में गेंदा फूल लहराते हुए दिख रहे हैं। दोनों का भविष्य में फूलों की खेती और भी व्यापक रूप लेगी और इन्होंने व्यापक रूप लेने का लक्ष्य भी रखा हुआ है। लगभग 1 साल से गेंदा की खेती कर रहे हैं और ये दूसरा सीजन है। हम और चाचा का लड़का है आलोक कुमार यादव, हम दोनों मिलके गेंदा की खेती की है। और इधर प्रखंड में, फतेहपुर प्रखंड में कहीं खेती होता नहीं है गेंदा का, तो सोचा कि जो उपलब्ध नहीं है यहाँ पर मार्केट में, वो चीज़ अगर लाए नया चीज़ तो होगा कुछ। और हम लोग बेरोजगार हैं ऐसे भी। पिछले करीब 1 साल से हम गेंदा की खेती कर रहे हैं। आमदनी तो लगभग ठीक होता है। पिछले साल थोड़ा कम हुआ था, कहीं पहली बार था, ऐसी बार थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। अभी तो फूल लगा हुआ है, बिक्री नहीं हुआ है। एक बार सिर्फ तोड़ाई हुआ है, देखते हैं। और रजनीगंधा, गुलाब, आम का पेड़ है, सागवान का पेड़ है, गंवार का पेड़ भी है। तो ये जो गेंदा का फूल की खेती है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये सोच कहाँ से आया? वो मेरे बुजुर्गों ने दिया था। हम पहले खेती कर रहे थे दूसरा सब्जी का, तो बुजुर्गों ने बोला कि गेंदा का खेती करो, जो बहुत फायदा होगा। तो फिलहाल मुंसिफ जौहार में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।